नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है हाउ सेम सिलेबस करिकुलम बुक्स राइट फ्रॉम 1947 टिल नाउ इम्पैक्टिंग पाकिस्तान। तो ये बताना चाह रही हैं कि 1947 से सेम सिलेबस वहां के स्कूलों में चल रहा है, तो कैसे इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर पड़ रहा है, उस पर इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की राय जानी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। इसके प्रोग्राम का सवाल ये है कि जब पाकिस्तान क़याम में आया 1947 के बाद से जी। अब तक पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम वही निसाब जो 1947 में पढ़ाया जा रहा है, अभी तक वही निसाब पढ़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? असल सबसे पहले तो मैं आपको जनरल बात कहूँ, वो बात किसी ने आज तक पाकिस्तानी ने नहीं कही होगी। जब पाकिस्तान बनाया गया, एक नंबर पे तो पाकिस्तान बनाया ही क्यों, जब हम पाकिस्तान को संभाल ही नहीं सकते। जिस तरह के एक बेटे को माँ बाप एक बच्चे की औलाद की ख्वाहिश रखता है कि मेरे यहाँ औलाद हो, आज जब हम औलाद की परवरिश नहीं कर सकते, औलाद को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, औलाद का लिबास का ख्याल नहीं रख सकते, रोटी का ख्याल नहीं रख सकते, तो उसको पैदा ही क्यों किया? जब हमने पाकिस्तान बनाया, जब पाकिस्तान की हम हिफाजत ही नहीं कर सकते थे, हमारे अंदर इतनी अहलियत ही नहीं थी, तो पाकिस्तान बनाया क्यों? चलो अब आ गया, पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ तालीम, यहाँ जब पाकिस्तान बना तो आते ही पाकिस्तान एक लुटेरों के हाथों में आ गया, किसी मुखलिस बंदे के हाथ में तो पाकिस्तान आया ही नहीं। निसाब अभी तक वही की तरफ ही आ जाते हैं। तालीम वडेरों के घर की एक चीज़ है, निसाब ही उनका, सारा सिस्टम ही उनका। गरीब के लिए तो निसाब है ही कोई नहीं, बल्कि स्कूल ही नहीं। अब तो गरीबों के बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है बेटा। तो आपने सवाल ही गरीब के साथ कर दिया, तो मैं किस निसाब की बात करूं? मेरे बच्चे तो घर बाहर बैठे हुए हैं स्कूल से, मैं उन बच्चों से ही सवाल करना कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने तो तालीम हासिल की ही नहीं, ना मुझे करवाई गई है, ना मेरे बाप के पास ऐसी अहलियत थी कि वो मुझे पढ़ाता लिखाता। मैं आज भी एक अमीर के यहाँ नौकर हूँ, नौकर नहीं बल्कि ग़ुलाम हूँ। वो 18,000 20,000 रुपये उसने मुझे ग़ुलाम रखा हुआ है, और मेरी तरह 20-25 उसके पास ग़ुलाम है। आप रात को अरबों लाता है तो मुझे रोटी के लिए भी कुछ नहीं मिलता। मैं अभी भी घर जाऊंगा, अभी ड्यूटी करके आया हूं। आज मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि यार मैंने ना बच्चों के लिए मांगना है, और मांगने के बाद मैं बच्चों के कपड़े बनाने हैं, क्योंकि आपके पास तो इतनी अहलियत नहीं है। आपने मुझे मुलाजिम तो रखा नहीं, आपने तो मुझे ग़ुलाम रखा हुआ है। 18,000 रुपये जो आपने दिए थे वो तो कब के ख़त्म हो गए। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर मुझे टाइम दे दे, मैं ताकि 5-4 दिन मांगूँ और उसके लिए बच्चे कपड़े बनवाऊँ। क्योंकि वो मुझे गाड़ी में, मैं एज ए ड्राइवर हूँ, मुझे हर रोज़ लेके जाता है कि आओ यार बकरे देखने हैं, भैंसें देखनी, बड़े बड़े बछड़े देखने। मैंने इसको कितनी दफ़ा समझाया है कि यार ये बड़े बड़े बछड़े ना देखा करो, क्योंकि कुर्बानी आपने देनी अल्लाह के लिए, और ये जो तुम बड़े बड़े बछड़े देख रहे हो ये अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जिनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अभी तक निसाब में कोई चेंजिंग नहीं आई। 1947 से अब तक वही बच्चे निसाब पढ़ रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं उसमें आई, कोई बुक्स में, हिस्ट्री में कुछ चेंजिंग नहीं लेकर आए। बेटे मेरी बात सुने, निसाब में चेंजिंग तब आती है जब पूरे मुआशरे के लिए निसाब बनता हो। जिनके लिए वो चेंज आया था, हमारे लिए चेंज करना था ना, तो हमारे यहाँ तो उनको ज़रूरत ही नहीं है हमारी। जो उनके बच्चों के लिए उन्होंने चेंज करना, तो उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उनके यहाँ तो अच्छा निज़ाम है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इसको चेंज करने की। वो तो बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो खबीसों के, तो इसलिए उनको निसाब चेंज करने की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए निसाब चेंज करना था, वो मेरे बच्चों को तो पढ़ाना ही नहीं चाहते, वो तो मेरे बच्चों को जहल रखना चाहते हैं। जिसकी वजह से आज आप देख लें कि हमारे यहाँ जिनके बच्चे अनपढ़ हैं वो तो डकैतियों की तरफ जा रहे हैं, जुल्म ज़्यादती की तरफ जा रहे हैं। हमें तो, हमारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि हमने यानी कि आगे जाना कैसे। हमें तो बस इतना ही पता कि मेरा बाप भी गरीब था और वो भी ग़ुलाम है और मैं भी ग़ुलाम रहूँगा इस मुल्क में। तो आप किस निसाब की बेटा बात करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप किस टॉपिक के लेके बैठ के। सबसे मेन चीज़ है कि जिनके लिए निसाब बनना था उनको तो वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, उनको तो ग़ुलाम रखना चाहते। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे अंदर शऊर आ जाएगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारे मुल्क को वो तरक्की करना देते ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है इस निसाब का? सर, जो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन एजुकेशन सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई, मतलब उनके निसाब में कोई तब्दीली नहीं आई, तो पाकिस्तान की यंग यूथ कहाँ पर परवान चढ़ेगी ये बताएं, और कहाँ पर जाएगी? अभी सिर्फ एक सिंगल पर्सन होने की हैसियत से ना सोचें, ओवरऑल पाकिस्तानी यंग यूथ के लिए सोचें।
अगर उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो हिस्ट्री, जो गलत मलत हिस्ट्री थी वही पढ़ रहे हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम में, और वो क्या पाकिस्तान के हालात चेंज करेंगे? सुने, मेरी बात सुने, ये निसाब ऐसा ही है कि जिस तरह आप इधर से जाएं तो इसी चौक पे, इधर से घूम के आएँ तो उसी चौक पे, ये निसाब इतना ही है। निसाब चेंज होना चाहिए। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पे। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक ऐसा निसाब लाया जाए जिसमें गरीब के बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें और वो भी एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें। ये तालीम को अपने घर तक ही महदूद ना रखें, तालीम को आम किया जाए ताकि लोगों के अंदर शऊर आए और हर गरीब अमीर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे। हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा, हमारी कौम खुशहाल होगी, हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हमारे बाहर के ममालिक में हमारी इज़्ज़त होगी। जो हम भीख मांगने चले जाते हैं, जब कौमें और मुल्क खड़े हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हेल्प या जो चीज़ है वो बाहर मुल्क से ख़ुद आती है, ना कि हम वो जो लेके जाते हैं मांगने के लिए कशकोल, वो हमें नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से है, खैर हम तो ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हैं, हम कब्र की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ज़िंदगी इस पाकिस्तान में ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे बच्चों को कुछ नहीं दिया। तो मैं पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि ये यानी कि हसरत लेके हमारे जैसे उम्र रसीदा कि हमारे बच्चे नहीं इस मुल्क में पढ़े, हम गरीब के गरीब मर गए, ये नहीं होना चाहिए। यंग यूथ पर जो वो निसाब हासिल कर रहे हैं, यंग यूथ पर उसका क्या असर पड़ेगा, क्या देखेंगे, पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पे लेके जाएंगे, क्या कहेंगे? जो निसाब चल रहे हैं, जो निसाब बनाने वाले, या जो निसाब चल रहा है, या जो निसाब को पढ़ा रहे हैं, मेरे हिसाब में तो वो पढ़ाने वाले ही फेयर नहीं है, क्योंकि जो निसाब आता है सबसे पहले उसके पढ़ाने वाला उस पर गौर करता है। जब उनका ही इसको चेंज करने का माइंड नहीं है तो इसका मतलब है कि इस निज़ाम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इसको ज़रा स्ट्रॉन्ग और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो यही मैं तो कह सकता हूँ बेटे, और इसमें क्या कहूँ। आप शुक्रिया। आपका देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, उसके बावजूद इन्होंने जो बातें कही हैं वो कई पढ़े लिखों से बेहतर बातें की। इन्होंने सच्चाई बताई है कि हो क्या रहा है। और अगर पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम नहीं बदला, ऐसा ही रहा, तो पाकिस्तान के आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहद चिंता की बात है। अच्छा देखिए, मैं अगर भारत से कहूँ तो मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई 10वीं सरकारी स्कूल से हुई, 12वीं सरकारी स्कूल से हुई, मैं ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल से हुई। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई हमारे यहाँ इतनी बुरी नहीं है सरकारी स्कूलों में। हाँ, ये बात है, फ़र्क है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में। जैसे अब मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क यहाँ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के सरकारी स्कूल में और यहाँ के सरकारी स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, वो चाहे मैं हूं, चाहे मुझसे ज़्यादा अमीर कोई शख्स है या मुझसे ज़्यादा कोई जो कम पैसे कमाता है वो भी शख्स है, वो भी चाहता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका बच्चा पढ़े, बेटा हो बेटी हो कोई हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। इसलिए पढ़े क्योंकि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है खुद को डेवलप करने में। और जब आप खुद डेवलप होगे तो आप साथ में मिलकर आप एज ए नेशन भी डेवलप करोगे। ये बहुत ज़्यादा, ये इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो एजुकेशन है तो आप डेवलप होगे तो आप इंटरकनेक्टेड रहोगे तो आप कुछ देश के लिए अच्छा करोगे, जो भी आप करोगे उससे देश को फायदा होगा। इसलिए एजुकेशन पर काम करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन पे, सरकारी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं प्राइमरी और मिडिल छोड़ दूँ तो हायर स्टडीज़ में हमारे यहाँ सरकारी में अच्छा काम हुआ है और अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके लिए तो मैं मानूंगा कि ये जो हमारे लीडर्स रहे हैं 75 साल में, उन्होंने काम तो किया है बॉस। नाम कामरान। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान का जो निसाब है, जब पाकिस्तान क़याम में आया 1947 के बाद से अब तक पाकिस्तान के
जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो एक ही है, यानी कि एक ही निसाब पढ़ाया जाता है तब से अब तक, यानी कि जो हमारे बड़ों ने जिसकी बुनियाद रख दी थी वही हम पढ़ रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आई? देखें जी, जब से पाकिस्तान बना है तो इसमें सबसे बड़ा है जो एजुकेशन का, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस निसाब में अभी तक कोई चीज़ें नहीं है। हम अपने प्राइमरी लेवल से लेके और अगर हम अपने ग्रेजुएशन लेवल तक देखें तो हम वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं। रिसेंट अभी एक कोशिश की गई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरे मुल्क में, इमरान खान की तरफ से, कि पूरे मुल्क में एक ही निसाब लेके आया जाए, पूरे मुल्क में एक ही तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह की हमारी जो एजुकेशन है वो डिवाइडेड है, उसके अंदर ओ लेवल्स के अंदर है, कैम्ब्रिज सिस्टम भी है, उसके अंदर हमारा मदरसा सिस्टम भी है और उसके अंदर हमारा ये जो दूसरा लोकल एजुकेशन सिस्टम है ये भी है। तो उसमें सबसे बड़ी जो हर्डल आ रही है इस टाइम वो आ रही है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो कि 18th अमेंडमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रदारी दौर में, जिसकी वजह से जो है जो एक जो सब्जेक्ट था ये एजुकेशन वो प्रोविंसेस को दे दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में ऐड कर दिया गया, प्रोविंसेस के जो पावर्स हैं उनको दे दिया गया। अब ये चीज़ है कि हर प्रोविंस के पास अथॉरिटी है कि वो जो अपना एजुकेशन सिस्टम है अपनी मर्ज़ी से रन कर सकता है, ठीक है। तो जो सिंगल नेशनल करिकुलम एक्ट आया था सिंगल नेशनल करिकुलम, ये एक बहुत अच्छा चीज़ थी कि पूरे मुल्क में एक ही निसाब पढ़ाया जाए। इससे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन होती है, और इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके सोसाइटी में। लेकिन जो ये फैक्टर है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, इस फैक्टर की वजह से आके इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं हो रही, और जो कि इसको एजुकेशन जो एवोल्यूशन है एजुकेशन के अंदर, उसके लिए सबसे बड़ी हर्डल जो है वो 18th अमेंडमेंट आ रही है। और जो उसका जो बेहतरीन हाल है वो सिंगल नेशनल करिकुलम है कि हम अपनी सोसाइटी को और अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट करें कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और एक ही लेवल की एजुकेशन हर बच्चे के लिए। जो बच्चा मदरसे में जाता है उसके पास भी वही एजुकेशन हो, जो बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल में जाता है उसके पास भी वही एजुकेशन हो, और जो बच्चा कैम्ब्रिज में पढ़ा तो उसके पास भी वही एजुकेशन हो, तभी जाके जो है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सिंगल नेशनल करिकुलम एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन अब जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वजह से इसके अंदर हर्डल्स आ रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि हम तब से अब तक एक ही एजुकेशन सिस्टम को लेके बैठे हैं, एक ही निसाब पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक ही निसाब है तो हमारे यंग यूथ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कहेंगे? इसका इम्पैक्ट यही है कि कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही। देखें कि हमारी तरफ से अब दुनिया जो है वो हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। वो क्यों आगे निकल चुकी है? कि उनके एजुकेशन की वजह से जो नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, तो वो किस वजह से कर रहे हैं? अपनी एजुकेशन की वजह से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनकी जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल है एजुकेशन है, ठीक है। उनकी जो ज़्यादा फोकस है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर, एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर है। और जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल एजुकेशन, और उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी या कोई नए इनोवेशंस और नए आइडियाज़ की जो है ना वो कमी है, जिसकी वजह से वही निसाब बार बार पढ़ के वही क्रैमिंग और वही चीज़ें जो हम मैट्रिक में पढ़ते हैं, वही इंटर में, फिर वही उनके, तो वही चीज़ें चलती आ रही हैं बार बार। तो ये सबसे बड़ा मसला है एजुकेशन सिस्टम का। बिल्कुल सर, ये तो है कि वही मसला हो रहा है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को हर बार हर्डल्स फेस करनी पड़ी है, अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। आपने कहा कि हमें बहुत सी हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं, गरीब आदमी के लिए एजुकेशन कुछ और है, मतलब बड़ों के लिए कुछ और है, और उन एजुकेशन मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो एजुकेशन ही नहीं ना एजुकेशन है ही नहीं उनके लिए। हालांकि ये जो एजुकेशन का ये फंडामेंटल राइट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो इसको वो इम्प्लीमेंट करता है कि जो एजुकेशन है वो बेसिक और फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीज़न का। हर सिटीज़न को ये राइट हासिल है कि स्टेट उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और लेवल तक जो है ना उसको एजुकेशन फराहम करे। लेकिन जो कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल की फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन की, तो वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती। और तकरीबन 22 मिलियन जो हैं बच्चे जो पाकिस्तान के हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हर्डल है पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, के जो इतने ज़्यादा बच्चे जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं तो उनका फ्यूचर क्या है? और यही जो बच्चे बाद में जाके हमारे जो स्टेट है उसके ऊपर बर्डन आ जाता है, और ये एजुकेशन सिस्टम के जो एक फेलियर की तरफ जा रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। तो ये इसके हर्डल। बिल्कुल यही बात है कि वो एजुकेशन सिस्टम हमारा फेल हो चुका है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें जिनसे हम अलग हुए हैं, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। उनका एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान आज की डेट में बहुत पीछे रह गया और वो बहुत आगे निकल चुके हैं? देखें जी, जो इंसान वही आगे निकलता है जो मॉडर्न वर्ड्स के डायनेमिक्स को समझता है, और मॉडर्न वर्ड के साथ साथ, चेंजिंग वर्ड के साथ साथ अपनी एजुकेशन, अपने जो सोसाइटी के गोल्स हैं उनको अमेंड करता रहता है, और अपने जो इन्वायरमेंट है, अपने सोशल सर्कल है उसमें चेंजेस लेके आता है। तो पाकिस्तान जिसने अभी तक कोई एवोल्यूशन नहीं किया एजुकेशन में, वही निसाब हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो आई थिंक सो कि जो एजुकेशन है ये सबसे बड़ा हर्डल है उस चेंज के अंदर, और इसी वजह से जो है ना हम बहुत पीछे रह गए, क्योंकि हमारे एजुकेशन के अंदर इनोवेशन या क्रिएटिविटी नहीं है। वही क्रैमिंग सिस्टम है, वही चीज़ें, इवन कि आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो भी
आपके क्रैमिंग बेस्ड है, उसके अंदर भी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ना वो नहीं इस्तेमाल होती, ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुई होती। फिर इंडिया क्यों आगे जा रहा है? तो इंडिया ने चेंज किया ना अपने एजुकेशन सिस्टम को, उसने इवॉल्व किया अपने वक्त के साथ साथ। उन्होंने अपने उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आए हैं, उसके अंदर वो स्किल बेस्ड एजुकेशन को लेके आए, वोकेशनल प्रोग्राम्स को लेके आए। उन्होंने अपने लोगों को जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ लेके आए हैं। चाइना को आप देख लें, चाइना के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी है, उसके अंदर वो अपनी लेबर को उन्होंने एजुकेट करके उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आए, IT की तरफ लेके आए। तो ये चीज़ों की कमी है हमारे अंदर कि हमारे अंदर यहाँ पे एजुकेशन, तो बेसिक एजुकेशन के बाद जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद IT के अंदर जो हमारे पास जो है एजुकेशन है उसकी कमी है कि हमारा जो फोकस है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी है वो इस चीज़ को अपना जो है ना, क्योंकि एजुकेशन बेसिकली जो पाकिस्तान की सोसाइटी उसमें इसलिए हासिल की जाती है कि आप अपना रोज़गार एम्प्लॉयमेंट के लिए की जाती है। तो यहाँ पे बेरोज़गारी पहले ही बहुत है, तो बजाय कि आप अपनी इस एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के आप स्किल्ड और उसके अंदर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, जिससे जो हमारी जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा ना हो हमारी सोसाइटी में। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और वीडियो अच्छा था। ये भाई साहब बहुत सेंसिबल बातें कर रहे थे। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना कि उसने पढ़ाई में मजहब को घुसा दिया है। अब आप फिजिक्स की किताब लीजिए और उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए और उसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िए। दुनिया की फिजिक्स की किताबों का इंट्रोडक्शन कुछ और है और पाकिस्तान की किताब, फिजिक्स की किताब का इंट्रोडक्शन ये है। तो अगर आप पढ़ाई में मजहब को घुसा देंगे तो यही होगा। पाकिस्तानी मौलवी ऐसी ऐसी बातें करते हैं और वहां की जनता उस पर विश्वास कर लेती है कि आप मतलब साइंस आप भूल ही जाओगे। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। अब बताइए, इसके बाद भी अगर आप कहें कि भाई वहां पर क्यों एजुकेशन की ऐसी हालत है, तो आप क्या कहोगे? दुनिया क्या कहेगी? और शायद इसीलिए तमाम रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम है। यहां तक कि पाकिस्तानी अखबारों में भी ये बात कही गई है कि भाई हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है वो दुनिया का सबसे खराब बदतरीन सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद भी आप बदलना नहीं चाहते, सरकारें बदलना नहीं चाहती। और वो भाई साहब ठीक बात कह रहे थे कि हम सबको अनपढ़ रखना चाहते हैं, क्योंकि अनपढ़ को कहीं पे घुमा देना, भेड़ की तरह हाँक देना बहुत आसान होता है। पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछता है, पढ़ा लिखा आदमी जवाब ढूंढता है, उसको बरगलाना बहुत मुश्किल काम है और अनपढ़ को बरगलाना बहुत आसान काम है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है उसकी प्रायोरिटी एजुकेशन न पहले थी, न है और न आगे आने वाले वक्त में रहने वाली है, क्योंकि ना वहाँ पे स्टूडेंट्स को R&D की फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पर लैब्स हैं, ना वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं, ना वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम बातें कह रहा हूँ। अगर ये चीज़ें अवेलेबल होती तो इस समय पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो दुनिया भर में नाम कमा रहे होते। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए उसको कि फलाना नासा में चली गई और ये हो गया वो हो गया। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं मासेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। और अगर पाकिस्तान ने अभी से काम करना शुरू किया तो शायद आने वाले 20, 25, 30 साल में चीज़ें बदलेंगी पढ़ाई के लिहाज से। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की एजुकेशन की है। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।